नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो रीट का नया सिलेबस आया था उसमें कुछ एक एक दो दो टॉपिक हैं जो नए ऐड हुए थे। तो आज हम उसमें से एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, बीमा और बैंकिंग। ये आपकी नई यूनिट ऐड हुई थी। तो बीमा, बैंकिंग, आरबीआई और उसके कार्य, और इसके अलावा उस यूनिट के अंदर था उपभोक्ता वाला, वो एक टॉपिक था। वो तो आपका ऑलरेडी उपभोक्ता वाला पहले हो चुका है। बीमा, बैंकिंग वाला और आरबीआई वाला टॉपिक, तो ये आज आपको करा रहे हैं बीमा और बैंकिंग। तो ये 8वीं क्लास की जो पुस्तक है 2019-20 वाली, उसके अंदर ये टॉपिक था। उससे पहले वाली में नहीं है ये। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बीमा और बैंकिंग के बारे में। इससे पहले देखिए, जो भारत के इतिहास के वीडियो चल रहे हैं उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में कि वास्तु मंजरी जो पुस्तक थी, वास्तु मंजरी, तो उस पुस्तक के जो है वो रचयिता कौन थे, किसने ये पुस्तक लिखी थी। तो इसके बारे में पहले भी हमने बातें की थी, आरबीएससी किताबें हुई है और भी काफी जगह। जिन विद्यार्थियों ने उसका नाथा जवाब दिया था वो बिल्कुल सही है। उनका नाथा कौन था? ये मंडन का भाई था। तो नाथा जो है, इसने वास्तु मंजरी पुस्तक की रचना की थी। हालांकि जो पहले आरबीएससी की बुक्स है उसमें कोई किताब के अंदर जो है सही प्रिंट नहीं था। वास्तु मंजरी का जो है मंडन बता रखा था, और ये चीज मैंने बताई भी थी, क्लियर किया भी था। मैंने कहा ये गलत प्रिंट हो गया, तो आप ध्यान में रखना। तो जो है वास्तु मंजरी के जो कौन थे राइटर? नाथा, और ये मंडन के भाई थे। अब आपको एक क्वेश्चन का और जवाब देना है। कला निधि जो है, कला निधि, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? यह भी वेरी वेरी मोस्ट में है, तो आप ध्यान रखिएगा कला निधि के रचयिता कौन है। तो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था नाथा वाला, उसमें मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि राणा कुंभा जो है उनके समय रचना की गई थी। एक जने ने तो बड़ा विचित्र सा जवाब दिया, सूर्यमल मिश्रण। तो उनका तो राम ही मालिक है भाई। राणा कुंभा जो है उनके समय सूर्यमल मिश्रण जी कहां से आ गए? कोई आसपास चलो फिर भी कोई बैठ जाए तुक्का, लेकिन जो इस तरह से कर रहे हैं, क्यों? क्या तैयारी है? कैसी तैयारी है फिर? कम से कम गलत भी हो तो। अब जैसे काफी जनों ने मंडन भी जवाब दिया, चलो कोई बात नहीं, चलो गलत तो हुआ लेकिन दिया तो आसपास। अब जो सूर्यमल मिश्रण जैसा उत्तर दे रहा है तो फिर तो राम ही मालिक है उनका। बीमा और बैंकिंग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दुनिया, देखिए बीमा को इंग्लिश में कहते हैं इंश्योरेंस, आपने सुना होगा इंश्योरेंस इंश्योरेंस। और बैंकिंग, तो दुनिया के हर किसी के लिए जोखिम और अनिश्चितताएं हैं। दुनिया में पुरुष, महिलाएं, बच्चे और संपत्तियां सभी जोखिमों से घिरे हुए हैं। ये जोखिम प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं, जिनमें वित्तीय हानि होती है। बीमा कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांट लेने की प्रक्रिया है, जिससे विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हानि का प्रभाव कम हो जाता है। तो इंश्योरेंस जो है ये एक तरह की सुरक्षा है। देखिए व्यक्ति का जीवन अनिश्चित होता है, ये आप जानते हैं, और इंश्योरेंस आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। ये आपके नया टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन आप लोग इससे अनजान है ऐसा मैं नहीं मानता। आप 20-25 साल के तो कम से कम हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस के बारे में तो आपने सैकड़ों बार सुना होगा। इंश्योरेंस आपने, बीमा बीमा चलो नहीं भी, इंश्योरेंस तो आपने हजारों बार सुना होगा कि इंश्योरेंस है, उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ था। गाड़ी का इंश्योरेंस है, व्यक्ति का खुद का इंश्योरेंस होता है, किसी की दुकान है, दुकान का इंश्योरेंस है, संपत्ति है, जैसे मान लीजिए घर है, घर का इंश्योरेंस होता है, हर चीज का इंश्योरेंस होता है आजकल तो व्यक्ति का जीवन अनिश्चित है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र है 40-42 साल है, और अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाए, सपोज कीजिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो फिर उसका पीछे जो परिवार है, उसके बच्चे हैं, अब उनकी देखरेख कैसे होगी? और जिस समय व्यक्ति की जो मृत्यु होती है उस समय उसके परिवार को आर्थिक मदद की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो वो आर्थिक मदद आएगी कहां से? भाई आसपास के जानकार रिश्तेदार हैं, वो तो उसी टाइम दूर भाग जाएंगे वो। तो उस व्यक्ति की मदद आएगी कहां से? तब उसके परिवार का कौन होगा रक्षक? उस समय ये इंश्योरेंस की चीजें काम आती हैं। जिस हिसाब से इंश्योरेंस करवाते हैं उस हिसाब से जो है उसके परिवार को अलग अलग पैसे मिलते हैं। किसी को 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, वो अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पॉलिसी को चूज किया है। तो ये अपने परिवार के हित में की गई चीज होती है। और जैसे मान लीजिए गाड़ी है आपकी, अब गाड़ी के लिए इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होता है। आपके पास चाहे मोटरसाइकिल है, बाइक और कार हो चाहे, अगर आपने उनका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, जरूरी है वो, वहां आपकी मनमर्जी नहीं है। भाई आपने अपना स्वयं का बीमा नहीं करवा रखा, हो सकता है नहीं करवाया हो,
उसके लिए कोई पुलिस आपको नहीं कहेगी कि आपने अपना जो है बीमा क्यों नहीं करवाया खुद का। लेकिन अगर आपकी बाइक का इंश्योरेंस नहीं है, 2 मिनट में जैसे हेलमेट चेक करते हैं पुलिस वाले, वैसे ही चेक करेंगे, बताओ भाई गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाओ। अगर आपकी बाइक का भी इंश्योरेंस नहीं है तो भी आप पर जुर्माना लगेगा। आपकी कार का इंश्योरेंस नहीं है तो भी आप पर जुर्माना लगेगा। और अगर आपकी बाइक से या आपकी कार से सामने वाला कोई भी अगर एक्सीडेंट हुआ और सपोज कीजिए सामने वाले को कुछ हो गया, अगर उसकी मृत्यु हो गई, तो घर गाड़ी बेचने तक की नौबत आ जाती है इस चीज में। इसलिए इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है और सामने वाला जो व्यक्ति है, किसी की मृत्यु होगी और उसकी उम्र मान लीजिए जिसकी मृत्यु हुई उसकी 25 साल है। अब जब कोर्ट दिलाता है क्लेम, भाई जो इंश्योरेंस मिलता है कि इसको इसके जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार को कितना क्लेम मिलना चाहिए, वो जब कोर्ट डिसाइड करता है तो वो ये डिसाइड करता है कि जो मरने वाला था उसकी क्या स्थिति थी और वो कितने समय तक अपने परिवार को कमा के दे सकता था। अब जैसे 25 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, नॉर्मल माना जाता है कि व्यक्ति 60 साल तक काम करता है, ये एक नॉर्मल एज मानी जाती है कि 60 तक तो करता ही है, अगर कोई दूसरी चीज नहीं हो, वो मान लीजिए कोई और कोई चीजें नहीं हो, अगर सामान्य रूप से व्यक्ति स्वस्थ चलता रहे कि 60 साल तक तो काम करेगा। अब वो 35 साल तक, यानी 25 से 60 साल तक, तो वो व्यक्ति 35 साल में कितना कमा सकता था और अपने परिवार को कितना दे सकता था, उसके आधार पर क्लेम तय होगा। अब जिसने अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो वो क्लेम लाएगा कहां से? वो भाई क्लेम देना किसको पड़ेगा? जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, भले ही जानबूझ के नहीं किया गया, जानबूझ के कौन करेगा, लेकिन वो देना किसको पड़ेगा? जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। और अगर उसने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो फिर वो क्लेम लाएगा कहां से? वो तब वो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो अगर हम इस चीजों के बारे में देखें, कोई भी एडवोकेट भी हो, चाहे कोई वकील हो, आपके आसपास कोई व्यक्ति हो, तो आप उससे 5 मिनट के लिए पूछ लीजिएगा, आपको ये चीजें और क्लियर जो है फटाफट क्लियर तो कर दी मैंने, लेकिन वो भी आपको बता देगा कहां साहब इस तरह की चीज है। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी युवा होंगे जो बाइक का इंश्योरेंस नहीं करा रखा होगा जिन्होंने, तो ये बहुत ज्यादा रिस्क है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बिना जो है इंश्योरेंस के अगर अपनी बाइक चला रहे हैं तो ये वास्तव में बहुत रिस्की मामला है। और अब तो जो है वो इतना ज्यादा जुर्माना हो गया है कि किसी भी पुलिस वाले ने आपको पकड़ के चेक किया, दिखाओ आपकी बाइक का इंश्योरेंस दिखाओ, अब साहब इंश्योरेंस तो मैंने नहीं करवाया, तो सीधा ही जुर्माना, बहुत भारी जुर्माना लगता है। और अगर आपकी बाइक से किसी को कोई भी नुकसान हो गया तो फिर तो बहुत बुरी स्थिति होती है इसमें। तो इसलिए देखिए, इंश्योरेंस एक प्रकार की सुरक्षा है कि आप सालाना जो है वो कुछ एक नॉमिनल जो पैसा है वो जमा कराओ, जो भी आपकी पॉलिसी है, चाहे गाड़ी की, बाइक की, कार की, आपकी स्वयं की, अपनी फैमिली की, घर की, दुकान की, हर चीज की। एक फिल्म आई थी, उसका नाम क्या था मेरे अभी आ नहीं रहा जुबान पे, परेश रावल की और अक्षय कुमार की थी। वो अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण का रोल किया था और परेश रावल की जो एक रावल की एक दुकान होती है और वो कोई बिजली बिजली होती है और उससे उसकी दुकान जो है वो उसमें नष्ट हो जाती है। तो जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाता है तो वहां उन्होंने एक चीज लिख रखी थी, एक्ट ऑफ गॉड, मतलब ये गॉड के द्वारा किया गया, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिजली जो है वो एक्ट ऑफ गॉड में आएगी, उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं है। तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, तो उसने भी देखिए सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस करवाया था कि कल को मेरी दुकान को कुछ हो जाए। अब वो जब इंश्योरेंस लेने गया कि भाई मेरी दुकान गिर गई तो मैंने आज तक जो भी जमा कराया है तो मुझे अब पैसा चाहिए मेरा उस हिसाब से। तो उस चीज को लेकर के फिर वो आगे जो है उसमें कोर्ट में केस जाता है कि ये सब इसके लिए दुकान गिरी है तो इसका पैसा भरेगा कौन। तो वो फिल्म का नाम तो मुझे अभी जबान पे नहीं आ रहा, लेकिन वो आपने देखी होगी। तो ये है मेन बीमा का जो कंसेप्ट है। अब बाकी आपके लिए पढ़ना बहुत आसान है, मैं जो कंसेप्ट की चीज है वो मैंने आपको समझा दी, अब आगे कहानी है सारी। बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच एक करार है। बीमा कंपनी अलग अलग होती है, आप देखते हैं जैसे LIC वगैरह ये सुनते ही हैं आप, और पॉलिसी धारक जो अपना बीमा करवाता है। किसी नियमित अथवा प्रीमियम के बदले में बीमा कंपनी व्यक्ति को या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को कोई विशिष्ट घटना हो जाने पर एक विशिष्ट धनराशि अदा करने का वचन देती है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है कि वो उसने, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी का भी उसने बीमा ले रखा है, जैसे LIC का है, अब उसने
उसको यह है कि भाई आपका सुरक्षा बीमा, जो जीवन का बीमा, जो बीमा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि आप कौन सा बीमा कराते हो। अब उसमें जीवन बीमा जो एक होता है, तो उसमें यह है कि अब अगर मृत्यु हो जाए तो आप पीछे अपना नामिती किसको छोड़ के जाते हो, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर अब जो बीमा कंपनी पैसा देगी वो मिलेगा किसे, तो उसको जो है फिर बीमा कंपनी पैसा देती है। तो यह करार होता है बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच। तो बीमाकृत व्यक्ति को या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को कोई विशिष्ट घटना हो जाने पर एक विशिष्ट धनराशि अदा करने का वचन देती है। तो बीमाकृत व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई भी उसका दुकान वगैरह है या उसको कोई भी जो खुद को नुकसान, क्योंकि बीमा के भी अलग अलग प्रकार हैं। जीवन बीमा तो मुख्य रूप से वो होता है कि अगर किसी व्यक्ति को खुद को कुछ हो जाए, तो मृत्यु वगैरह हो जाए तो उसके लिए, बाकी बहुत से इंश्योरेंस है उसमें। अब जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है, आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, कहीं दीवार के कोई भी एक्सीडेंट हो गया, आपकी बाइक को नुकसान हो गया, अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो चाहे उस बाइक के 25,000 का खर्चा है ठीक कराने का, वो सारा खर्चा बीमा कंपनी देगी, वो नहीं तो फिर वो आपका सारा आपकी जेब से लगेगा। नेक्स्ट आता है बीमा के प्रकार। जीवन बीमा, कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला जीवन बीमा है। जीवन बीमा बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच एक करार है। बीमाकर्ता तो है, जैसे LIC करेगा तो ये बीमाकर्ता के रूप में है। बीमाकृत है यानी जो अपना बीमा करवाता है वो व्यक्ति, जिसमें बीमाकर्ता एक प्रीमियम के बदले में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बीमाकृत व्यक्ति के नामिती को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करता है। तो ये जीवन बीमा होता है। ये बीमाकृत जो कंपनी है उसका और जो बीमा करवाने वाला व्यक्ति है उनके बीच एक करार है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, और एक प्रीमियम के बदले में, यानी जैसे ये होता है कि सालाना आपको इतना जो है वो किस्त जो है, इसकी किस्त क्या प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। जैसे साल के मान लीजिए 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, या महीने के 1,000, महीने के 2,000, अलग अलग होती है, सब में एक अलग अलग सिस्टम होता है। तो बीमाकृत व्यक्ति के नामिती को, यानी उसने अपने बाद जिसको भी अपना नामिती बना रखा है कि मुझे कुछ होता है तो ये पैसा किसको मिले, तो वो एक निश्चित धनराशि का भुगतान करता है। जीवन बीमा पॉलिसियां आपके परिवार को संरक्षण का वचन देती है और उस समय भी उसके भविष्य को निश्चित बनाती है जब उसकी देखरेख करने के लिए आप उनके आसपास नहीं होते। तो ये भी जीवन की कड़वी सच्चाइयां हैं। व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है, कभी भी लाइफ में कोई भी इस तरह की घटना जो है वो बता करके नहीं आती। और जब बच्चे छोटे छोटे हो, आपकी फैमिली हो, बूढ़े माता पिता हो, तो फिर उस समय उनका कौन है जो है कौन। तो उसके लिए फिर ये चीजें हैं कि आप अपना सालाना प्रीमियम एक भरते रहो, कल को कभी कुछ होता है तो फिर आपके परिवार को जो है वो पैसा मिल जाएगा। ये बहुत बार जो है टीवी पे आते हैं ऐड, वो व्यक्ति बैठा है, वो परेशान हो रहा है, मेरे बाद जो मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या, बच्चे का, माता पिता का, पत्नी का। तो फिर वो इतने में कोई व्यक्ति कहता है साहब ये लीजिए जीवन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये देखिए मैंने करवाई है और मेरा भी देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। तब फिर वो उसको पॉलिसी को लेता है। तो कई ऐड आते हैं इस पे खूब। LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक होता है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा के खर्चों की पूर्ति करता है। स्वास्थ्य बीमा के अंदर है, जैसे आपने अपना स्वास्थ्य बीमा करा रखा है तो कल को मान लीजिए आपको कुछ हो जाए, कोई भी समस्या हो, या जैसे मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन, कभी ऐसी नौबत आ गई कि ऑपरेशन होना है, किस चीज का बीमार हो गए, कोई भी समस्या होगी शरीर में, तो अब अगर स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं इसको, तो फिर वो सारा पैसा बीमा कंपनी देगी। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो सारा फिर आपकी स्वयं की जेब से ही लगेगा। इसके बाद में आता है यात्रा बीमा। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान हुए चिकित्सीय उपचार, वित्तीय चूक और अन्य हानियों की पूर्ति करना है। तो जैसे मान लीजिए यात्रा बीमा भी होता है और इसमें भी कभी आप जैसे यात्रा कहीं बाहर जाते हैं, या और आजकल तो जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं, चाहे रेल में या कहीं और भी, तो कई जो है ये तो उसके साथ ही देते हैं इंश्योरेंस का कि भाई अगर कल को कुछ, अब जैसे मान लीजिए कोई ये फ्लाइट है, हवाई जहाज,
अब अगर आप टिकट बुक करवाते हैं तो आजकल तो उसके साथ में ही आता है कि अगर मान लीजिए आप फ्लाइट में जहां तक जाना है और वहां तक नहीं पहुंचे, सपोज कीजिए बंगाल की खाड़ी में, अब किसी को मान लीजिए भारत में यहां से जयपुर से किसी को अंडमान निकोबार जाना है, और सपोज कीजिए वो जहाज पहुंचा ही नहीं और बीच में बंगाल की खाड़ी है और वहीं उसको मोक्ष मिल गया, तो उसके लिए भी वो पहले से कहते हैं कि सपोज करो अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या आप हो इसके लिए तैयार कि भाई हम जो है पैसा आपका इंश्योरेंस करें, और वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं उसके लिए जब टिकट होती है तो वो भी एक बीमे का प्रकार है। तो इस तरह से यात्रा बीमा के अंदर भी होता है, और बाकी इसके भी अलग अलग रूप होते हैं। यात्रा बीमा भी जो है वो कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। या जैसे मान लीजिए जो सुविधा आपको मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटी आपको नहीं मिली, या रास्ते में कोई समस्या हो गई, तो उसको कहते हैं ट्रेवल इंश्योरेंस, यात्रा बीमा। इसके बाद में एक आता है गृह बीमा। तो गृह का मतलब क्या होता है? घर। कई बच्चे इस ग्रह की जगह घर के लिए ऐसे भी लिख देते हैं। इस ग्रह का मतलब घर नहीं होता, इस ग्रह का मतलब होता है मंगल ग्रह, पृथ्वी, ये जो ग्रह हैं। और ग्रह के नीचे जब ये रह लगता है ये वाला, तो ये मतलब होता है घर। तो घर का भी बीमा कराते हैं। यह हमारे घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इस बीमा में भवन बीमा और अंतर्वस्तु बीमा दोनों ही आते हैं। तो घर के अंदर कोई चीज हो तो सब चीज का बीमा होता है। सामान्य रूप से इसमें आग, खराब मौसम, प्राकृतिक विनाश, चोरी या चोरी की कोशिश के कारण हुई क्षति से आपको सुरक्षा मिलती है। तो ये ज्यादातर लोग जो करवाते हैं, जैसे आग वगैरह कभी लग जाए, खराब मौसम वगैरह, यहां तक कि जो फसल है उसका भी बीमा होता है। आज के समय में हर चीज का बीमा है। फसल है जैसे मान लीजिए, और फसल के आग वगैरह लगी, फसल को नुकसान हो गया, और अगर आपने बीमा करा रखा है फसल का तो वो सारा पैसा आपको मिलेगा। और अगर बीमा नहीं है तो नुकसान हो गया। फिर वो प्राकृतिक विनाश है तो सब आते हैं इसमें, चोरी या चोरी की कोशिश के कारण हुई क्षति से आपको सुरक्षा मिलती है। अब किसी ने मान लीजिए अपनी दुकान का बीमा करा रखा है और उसमें 500 मोबाइल फोन है एप्पल के, और अगर उसने वो पूरा है कि अंतर वस्तु का भी बीमा, यानी जो ये वस्तु है इन सब का भी बीमा है, और कल को दुकान में चोरी होगी और 500 फोन चोरी हो गए, तो भी इस व्यक्ति को उसकी भरपाई होगी। एक आता है मोटर बीमा। मोटर या वाहन बीमा किसी दुर्घटना या चोरी के फलस्वरूप होने वाली हानि या देयताओं के लिए हमारे वाहन को सुरक्षा प्रदान करता है। किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के प्रयोग से तृतीय पक्ष के जीवन या संपत्ति की हुई क्षति या आई चोट के लिए कानूनी रूप से वाहन स्वामी उत्तरदायी होता है। इसलिए कानूनन प्रत्येक वाहन का तृतीय पक्ष उत्तरदायित्व तो बीमा होना अनिवार्य है। यानी जो मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि सामने वाले की अगर किसी को कुछ हो गया तो वो तृतीय पक्ष उत्तरदायित्व तो उसका भी बीमा होता है। बिना बीमा के मोटर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ये गृह बीमा वगैरह जैसा होता है तो ये तो आपकी इच्छा पर है कि आप कराओ तो कराओ, नहीं कराओ तो नहीं कराओ। लेकिन अगर आपने अपने किसी व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं करा रखा, अब व्हीकल में ऐसा नहीं है कि साइकिल का भी बीमा आता है क्या सर? अब कई भोले वाले बच्चे हैं, उनके क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। तो बिना बीमा के मोटर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। यानी बाइक है, या जैसे मान लीजिए आपके पास कार है, कोई भी हो, बाइक, ज्यादातर युवा जो बाइक यूज करते हैं, और मुझे यह भी पता है कि ज्यादातर युवा बाइक का इंश्योरेंस भी नहीं करवाते, तो यह अब आप ध्यान रखना। अगर आपने नहीं करा रखा है तो यह बहुत महंगा सौदा आपके लिए साबित हो सकता है। देखिए, जब तक समस्या नहीं हो तो दिक्कत नहीं है, चल रही है ठीक है, चल रही है चल रही है। लेकिन अगर कभी कोई दिक्कत हो गई तो फिर आपसे वो भरपाई नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा समस्या होती है। इस चीज का ध्यान रखना आप। तो बिना बीमा के मोटर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। तो जो व्हीकल चला रहा है वो भी दोषी होता है। और जैसे मान लीजिए उसके नाम से गाड़ी नहीं है, गाड़ी किसी और के नाम से है, तो वो भी उसके लिए दोषी है। तो इस प्रकार से दोषी वैसे नहीं है कि एक्सीडेंट इसने किया, वो तो उसके लिए जो है वो उत्तरदायी है, लेकिन पैसा देने की बारी आएगी तो वो देगा कौन? तो गाड़ी का जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी है। तो आप ध्यान रखिए। और जैसे बाइक वगैरह का भी बीमा कराते हैं तो आपको साल के शायद 900 या 1000 रुपए आपके एक साल के लगते हैं। जो मैंने देखा है कि नॉर्मली साल के, एक साल के लगते हैं 900, 950, 1000, वो अलग अलग बीमा हो तो वो 900, 1000 के आसपास लगते हैं। बाकी सबका अलग अलग है। तो ये देखिए, बीमा से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ बेसिक बातें हैं, और इनसे जुड़ी हुई चीजें जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आइए, अब हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हैं।
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग का अर्थ उधार देने, निवेश करने के प्रयोजनार्थ जनता से धन की जमा राशियां स्वीकार करना है, जो मांग करने या अन्य किसी प्रकार से चुकाई जाएगी और उन्हें चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी भी प्रकार से आहरित किया जा सकता है। तो यानी एक प्रकार से सीधी सी भाषा में है, जो लेन देन है वो किसका माध्यम क्या है? बैंक। ये सीधी सी भाषा है, बाकी तो अभी लैंग्वेज जो है इन्होंने लिख रखी है, लेकिन मुख्य रूप से यही है कि जो लेन देन का कार्य है वो है बैंक। अब आता है बैंक के प्रकार। मोटे तौर पर भारत में बैंकों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और मेरा मन कह रहा है कि ये लाइन आपके सीधी की सीधी वो एग्जाम में पूछेगा इस बार। क्या पूछेगा कि अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, या फिर यह आपसे पूछेगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंक कहलाते हैं। ए ऑप्शन अनुसूचित बैंक, बी के अंदर लिख देगा गैर अनुसूचित, तीसरे में लिख देगा सहकारी बैंक, फोर्थ में लिख देगा उपरोक्त सभी, या लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो बैंकों के दो प्रकार बताए गए, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। तो भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की जो दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक है वो सब कहलाते हैं अनुसूचित। बाकी किस में आगे? गैर अनुसूचित में। तो अनुसूचित बैंक जो है आप सामान्यतः कौन से होते हैं? देखिए सीधा सा आपको समझाऊं तो जो नॉर्मल आपने नाम सुन रखे हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई वगैरह नाम सुन रखे हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक, ये जितने भी आईसीआईसी बैंक, जो भी आपने प्राइवेट बैंक हो, सरकार के जो बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, जो भी आपने नाम सामान्यतया जो बोलचाल में आप डेली रूटीन में जो सुनते हैं, अब इसका मतलब यह नहीं कि आपके घर के पास में कोई गैर अनुसूचित बैंक है, आपको सर मैंने ये भी सुन रखा है, अच्छी बात है, सुन रखा होगा। सामान्यतः मैं उन बैंक की बात कर रहा हूं जो नॉर्मली हर व्यक्ति जानता है कि अच्छा ये बैंक भी होता है। वो लगभग बैंक आपके किस में आएंगे? अनुसूचित बैंक में। और ज्यादा जो इसका जो भी लेन देन वगैरह या जो भी काम होता है, हालांकि आपके आरबीआई भी सिलेबस में है, तो आरबीआई भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। आरबीआई का भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार। आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। वो क्या है? राजा है वो। तो ये बाकी जो हैं ये सब बैंक होते हैं जिनको वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। अब देखिए इसमें सबसे पहला है वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक जो है वो अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों होते हैं, जो सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य जैसे व्यापार एवं वाणिज्य का वित्त पोषण करने का कार्य करते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में विभिन्न समूहों में रखा गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यानी जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों प्रकार के होते हैं, जो सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य जैसे व्यापार और वाणिज्य यानी जो भी लेन देन का कार्य जो होता है तो का कार्य करते हैं। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को फिर ये आगे है कि राष्ट्रीयकृत बैंक वगैरह, भारतीय स्टेट बैंक, फिर ये निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इत्यादि जो है अलग अलग पार्ट में इनको रखा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी स्थापना विशेष रूप से लघु और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, शिल्पकारों और लघु उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने में मदद करने के लिए की गई थी। तो जैसे मुख्य रूप से जो किसान है, लघु उद्यमी है, शिल्पकार है, तो इनको ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो कौन सी ग्रामीण बैंक की रचना की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये किस में आते हैं? गैर अनुसूचित वाले में। सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक में बांटा गया है। मतलब कहां कहां चलाया जाएगा? ग्रामीण सहकारी बैंक खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री खरीदने हेतु अल्पावधि ऋण और भूमि खरीदने, भूमि में स्थायी सुधार करने, कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने आदि के लिए दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करवाने में ग्रामीण सहकारी बैंकों की बड़ी भूमिका है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। ग्रामीण सहकारी बैंक क्या है? वही जो किसान वगैरह हैं उनके खाद, बीज, अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए अल्पकाल के लिए जो ऋण मिलता है, भूमि खरीदने, स्थायी सुधार करने, कृषि मशीनरी, उपकरण, इनके लिए दीर्घावधि ऋण। तो देखिए अल्पावधि है जो कम समय में आपको वापस अगले को चुकाना होता है, दीर्घकाल के लिए आपको समय मिलता है कुछ।
तो ये है ग्रामीण सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक यह शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में समाज के मध्य आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय समूह को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो शहरी सहकारी बैंक होते हैं, ये शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में समाज के मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति, निम्न आय वर्ग समूह को जो मुख्य रूप से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम है शहरी सहकारी बैंकों का। बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आपका बैंक में खाता हो। आइए अब हम बैंक में खाता खोलने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। आप में से कई विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अब तक बैंक खाता नहीं हो, तो बैंक खाता तो होना ही चाहिए। बैंक खाता कैसे खोला जाए? लगभग सभी बैंकों में खाता खोलने के लिए प्रयुक्त क्रियाविधि और आवेदन पत्र लगभग एक समान होते हैं। इसके लिए हमें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो कैसे? पते का प्रमाण, आपका जो एड्रेस होता है होम एड्रेस, तो टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान कार्ड, पासपोर्ट और बिजली का बिल या आधार कार्ड। तो ये कुछ चीजें हैं जो होम एड्रेस वगैरह आपका होना चाहिए। 2 फोटोग्राफ की आवश्यकता होती है। न्यूनतम शेष धनराशि, तो खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष राशि अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है। बैंक शून्य शेष राशि खाते में खोलते हैं। तो सब बैंक का देखिए अलग अलग होता है कि कोई कहते हैं न्यूनतम बिल्कुल 0 रुपए से आपका बैलेंस शुरू, आपका अकाउंट शुरू हो जाएगा। कुछ में यह होता है कि न्यूनतम आपको कुछ रुपए रखने पड़ते हैं, किसी में 1000 रुपए हैं, किसी में 2000 रुपए हैं, किसी में कितना है, सबका अलग अलग होता है। किसी में यह है कि कुछ भी नहीं, बस खाता खुला होना चाहिए। तो बैंक अपने पास एक कार्ड रखता है जिसमें खाता धारक को 2 नमूना हस्ताक्षर होते हैं। सामान्यतया बैंक हस्ताक्षर को स्कैन कर लेते हैं और कंप्यूटर में सहेज कर रखते हैं। तो देखिए ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप उस पर साइन वगैरह करते हैं फॉर्म पर, या जब भी फॉर्म भरने जाएं, तो आप साइन वो ही करें जो आप हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना है। कई जैसे लोग क्या करते हैं, साइन उस टाइम कैसे लिख देंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरा नाम अजय चौधरी है, अब आपने लिखा AJAY, अब आपने एक जगह तो साइन यूं कर दिया। कभी बैंक में आपका दोबारा कोई काम पड़ा, इस बार आपने चेक पर साइन जैसे मान लीजिए ऐसे करके यूं लिख दिया, यूं करके यूं कर दिया, ये साइन कर दिया, वहीं आपका मामला गड़बड़ा जाएगा, वो साइन मैच नहीं होगा आपस में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप पहले साइन जो है वो कभी कुछ कर दें और कभी बाद में साइन ऐसे करें, या कभी तीसरी तरीके से कैसे भी करके यूं करके कभी यूं कर दिया, वो गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान में रखिए। तो बच्चे के लिए खाते की सामान्य विशेषताएं, कोई संरक्षक या माता पिता किसी अवयस्क के लिए खाता खोल सकते हैं। यह खाता या तो संयुक्त रूप से रखा जा सकता है या स्वतंत्र रूप से। 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है। तो जो अवयस्क बच्चा, अवयस्क यानी जो 18 साल से कम आयु का हो, तो उसके लिए भी माता पिता अकाउंट खोल सकते हैं। उसके भी अलग अलग सिस्टम होते हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना खाता खोल सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जिस बैंक में अवयस्क का खाता खोलना चाहते हैं उस बैंक में संरक्षक या माता पिता का खाता होना चाहिए। तो ये जरूरी है। आप जैसे मान लीजिए किसी बैंक में अपने बच्चे का खाता खुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए चीजें जरूरी है कि उसके पेरेंट्स का भी वहां हो। उसके बाद है संरक्षक या माता पिता नियमित रूप से बैंक विवरण प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। जो बैंक अवयस्क के लिए खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं वे बचत बैंक की सभी मूलभूत सुविधाएं भी देते हैं। उक्त खाते में न्यूनतम शेष राशि बैंकों के नियम के अनुसार होती है। कुछ बैंक संरक्षक या माता पिता के जीवन के लिए अतिरिक्त जीवन बीमा कवच प्रदान करते हैं। यहां पर संरक्षक या माता पिता की मृत्यु पर एक निश्चित न्यूनतम राशि देने का आश्वासन दिया जाता है। जब अवयस्क खाता धारक वयस्क हो जाता है तो उक्त खाते को नियमित खाता माना जाएगा और बैंक वयस्क का फोटो नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। तो अवयस्क का भी खाता होता है। थोड़ा अवयस्क के बारे में भी जानकारी दी है, और ये इसलिए दी है क्योंकि ये चैप्टर जो 8वीं क्लास में है। अब जो 8वीं क्लास का बच्चा है तो वो 8 और 5 13-14 साल के आसपास उसकी उम्र होगी, तो वो अवयस्क में ही आएगा। तो इस चैप्टर में इसलिए रखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने अवयस्क बच्चे का भी खाता खुला सकते हैं। तो वो कैसे खुलता है? उस बैंक में उसके माता पिता में से किसी का खाता होना चाहिए। कई बैंक ये सुविधाएं भी देती हैं कि आप अपने बच्चे का खाता खुलाते हो, उसके साथ आपको भी जीवन बीमा जो है
वो प्रदान किया जाएगा। तो सब बैंक की अपनी एक अलग अलग पॉलिसी होती है, सबके अपने अलग अलग नियम हैं। ये कोई फिक्स नियम नहीं है कि यहां जो एक नियम लिख दिया ऐसा, वो सब बैंकों का अपना एक अलग अलग सिस्टम होता है। और जब अवयस्क वयस्क हो जाएगा, अब वो बच्चा एडल्ट हो जाएगा, तो उसके खाते को नियमित माना जाता है और बैंक जो है अब उस वयस्क का फोटो और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। तो पहले वो बच्चा होता है और बाद में वयस्क हो जाता है। तो अब पहले वाली फोटो तो आएगी नहीं उसकी। बच्चों के बैंक खातों के लिए अपेक्षित दस्तावेज, अवयस्क की आयु और पते के प्रमाण के दस्तावेज, संरक्षक या माता पिता और आवेदक अवयस्क के मध्य संबंध के प्रमाण का दस्तावेज कि भाई उसके गार्जियन में कौन है, गार्जियन है या उसके पेरेंट्स हैं, या जो आवेदन कर रहे हैं उसका उस बच्चे से क्या संबंध है, तो वो चीज उसमें वो दस्तावेज। अवयस्क की पहचान का प्रमाण पत्र, फोटो, जैसे उसकी मान लीजिए आईडी वगैरह किसी विद्यालय में पढ़ता हो तो वो आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है। अवयस्क की फोटो, यदि संरक्षक या माता पिता इस खाते में अवयस्क को सक्रिय रूप से शामिल कर लेते हैं तो अवयस्क को धन का प्रबंधन करना सीखने में मदद मिलती है। खाता परिचालन से बच्चों के लिए नया मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे वयस्क होते होते वे बैंकिंग की जानकारी से परिचित हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि इस चैप्टर को जोड़ा जाना चाहिए था आरबीएससी की किताबों में। 2019 से पहले ये चैप्टर नहीं था। 2019-20 के सेशन में एक बार ही जोड़ा गया। 2020-21 के सेशन से यहां इन्होंने एनसीईआरटी लागू कर दी राजस्थान में। जो एज इट इज एनसीईआरटी की बुक्स थी वो एज इट इज लागू करती। रीट में आपके रख दिया कि 2019-20 वाली किताबें, यानी वही किताबें जो पहले से चल रही थी आरबीएससी वाली। ये तो 19-20 में एक एक दो दो चैप्टर हैं, जैसे बीमा वाला ये कोई नए जुड़े थे, बाकी सारा वही है आपका। 99.99% तो वही एज इट इज सिलेबस है आरबीएससी वाला 19-20 में, जो आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चे का इस तरह से आप खाता खुलाते हैं और उसको इन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, तो बच्चे को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और पहले देखिए आप, पहले के जैसे जो विद्यालय में बैंक वगैरह के चैप्टर होते ही नहीं थे। अब वो होते ही नहीं थे तो बच्चे को जानकारी नहीं होती थी कि बैंक वगैरह क्या होते हैं। वो 25 साल का हो जाता तब पता पड़ता कि अच्छा बैंक में पहली बार जाकर के फॉर्म भरना पड़ता कि फॉर्म कैसे भरते हैं। अब ये कुछ ऑप्शन है और इनके जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है कि सिंगापुर में छुट्टी बिताने के दौरान इधर घटनाएं हैं और किस प्रकार का बीमा लागू होगा। आप तो ये बता दीजिएगा इधर वाले। सिंगापुर में छुट्टी बिताने के दौरान परिवार के एक सदस्य की दुर्घटना में टांग टूट गई, ये कौन से प्रकार का बीमा लागू होगा। मुंबई में परिवार के एक सदस्य का बैग चोरी हो गया, कौन सा। नई पारिवारिक कार की चोरी हो गई, कौन सा। पारिवारिक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, कौन सा बीमा लागू होगा। और परिवार के एक सदस्य को जीवन जोखिम की आशंका की बीमारी जैसे कैंसर या दिल के दौरे का निदान, तो ये कौन सा बीमा होगा। तो चैप्टर को फिर से उन बीमाओं के नाम पढ़िएगा, सब कौन कौन से बीमा होते हैं, और फिर इनको सोल्व करेंगे तो आपको इजीली आप इनको कर पाएंगे। इन पांचों का आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि आपने पूरे चैप्टर में जो पढ़ा, तो वापस उनको बैक कीजिएगा जो वो लाइनें हैं मेन, और फिर उसको पढ़िएगा कौन कौन से बीमा के प्रकार हैं। जीवन बीमा वाला, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, घर का जो इंश्योरेंस वगैरह होता है, ट्रेवल इंश्योरेंस होता है, वो सब बीमा के प्रकार। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इस चैप्टर में से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि नई यूनिट के रूप में इस टॉपिक को जोड़ा गया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा, सरल सा है। तो इसको आप करेंगे तो आपका निश्चित रूप से जो एक दो क्वेश्चन वो एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। और बाकी जो रीट एसएसटी का जो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज ऐप पर जो ले रहे हैं, तो वहां तो इन सब क्वेश्चनों को मैं ऐड करूंगा ही। जो भी इनके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो वहां सब इनके टेस्ट पेपर हो जाएंगे। जो भी आपका नया सिलेबस में जो कुछ बदलाव है वो मैंने आपको सारा शेड्यूल बता दिया था ऑलरेडी पहले ही। और देखिए, विद्यार्थी जो यहाँ जुड़े हुए हैं तो वो कंटिन्यू हर वीडियो को देखें। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि 15-20 दिन के लिए कहीं, जैसे मान लीजिए बिल्कुल ही कोई वीडियो नहीं देखते, 21वें दिन आकर के फिर वो पूछते हैं सर ऐसा कैसे होगा, क्या क्या है इसका सिस्टम। लगातार आप जुड़े हुए हैं तो फिर लगातार जुड़े हुए रहें, ताकि आपको सारी चीजों की जानकारी मिलती रहे। आप बीच में कहीं गायब हो जाते हैं कई दिनों के लिए, कईयों का जो है वो वीजा खत्म हो जाता है कई दिन का, तो फिर उनकी जानकारियां भी आधी अधूरी रहती हैं। वो स्थिति सबसे नुकसानदायक होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको चैप्टर कैसा समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।